आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का AEC के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए IQ सीरीज दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। ये सीरीज आपके जो अपकमिंग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें आपके यूजफुल होंगे। आई होप आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो अभी हम जो है IQ सीरीज में अपने जियोटेक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जियोटेक का हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज द सीपेज एनालिसिस के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। माय नेम इज सिद्धार्थ जैन एंड आई विल डीलिंग विद दिस टॉपिक ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो बच्चे आपके SSC जेई और आपके स्टेट AE जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमारे भोपाल के ऑफलाइन सेंटर के थ्रू और अपनी प्रिपरेशन को एक अलग एज तक जो है वो ले जा सकते हैं। अगर आपको बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप दिए गए नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेस जो रहेंगे वो आपके दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश एंड रिस्पेक्टिव ब्रांच दैट इज सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। हमारी ऐप जो कि नाम है AEC प्लस AE JEE लाइव कोचिंग, आप चाहें तो इसके थ्रू भी हमसे जो है वो जुड़ सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसमें आपको लाइव बैचेस मिल जाते हैं जैसे कि आपको जैसे ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं आपके लिए जो रिवीजन करने के लिए कैप्सूल कोर्स के फॉर्म में विद इन ए शॉर्ट पीरियड आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए, उसके लिए आपके लिए रिवीजन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपके लिए स्टडी मटेरियल भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप इसी ऐप के थ्रू जो आपने अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें, तो आप डायरेक्टली चाहें तो इस नेम को सर्च कर सकते हैं या आप डायरेक्टली जो है QR कोड को है स्कैन करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दिस QR कोड इज फॉर दी iOS यूजर एंड दिस QR कोड फॉर दी एंड्रॉइड यूजर। नाउ अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन जो है वो आज के क्वेश्चन हमने जनरली रखे हुए हैं सीपेज एनालिसिस के ऊपर। तो इट इज अ पार्ट ऑफ दी परमेबिलिटी इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ दी सॉइल। जनरली बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी जाती है, तो उसी के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान से पढ़ें, इसमें क्या दिया है, क्विक सैंड कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द क्विक सैंड कंडीशन विल अकर व्हेन, जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि क्विक सैंड कंडीशन कब होगी, जब आपकी वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल बिकम्स इक्वल टू 1, जब अपवर्ड सीवेज प्रेशर विल कम इक्वल टू 0, जब अपवर्ड सीवेज प्रेशर विल इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, या जब अपवर्ड सीवेज प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। नाउ पॉइंट इज दैट कि आप लोग जानते हैं कि आपका क्विक सैंड कंडीशन नॉर्मली पानी के अंदर डाउनवर्ड फ्लो भी होता है, पानी के अंदर अपवर्ड फ्लो भी होता है। जब पानी के अंदर डाउनवर्ड फ्लो होता है तो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होती हैं, इंक्रीज होती है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस होती हैं इट इज इक्वल टू गामा सबमर्ज इनटू जेड। ये तो आपकी कौन सी स्ट्रेसेस हैं, दीज आर द इफेक्टिव स्ट्रेसेस बिकॉज ऑफ द लोड के कारण, प्लस जो स्ट्रेस आती है आपकी बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड मोशन ऑफ द वाटर के कारण, इसको हम लिखते हैं IZ इंटू गामा डब्ल्यू, वेयर IZ इज द सीपेज प्रेशर। दिस इज द टोटल वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये सीपेज प्रेशर की वैल्यू लिखी हुई है IZ गामा डब्ल्यू, यही आप पढ़ते हैं IZ गामा डब्ल्यू, वेयर IZ इज द हेड, दिस इज कॉल्ड द सीपेज हेड। सीपेज हेड, और सीपेज हेड को अगर आप यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाती है, सीपेज प्रेशर मिल जाती है। नाउ सो अगर आपके यहाँ पे अगर डाउनवर्ड फ्लो सिचुएशन है तो आपको जो इफेक्टिव स्ट्रेस मिलती है दिस इज अंडर द डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में। इसका मतलब आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। वहीं पे अगर आप बात करें अपवर्ड फ्लो सिचुएशन के अंदर, इन अपवर्ड फ्लो कंडीशन आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं दिस विल बी इक्वल टू आई गामा सबमर्ज इनटू जेड प्लस माइनस hydraulic gradient unit weight of water into z. So this is the effective stress under the downward flow situation. अब होता क्या है कि जब डाउनवर्ड फ्लो सिचुएशन में आपकी देखो इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होते जा रही हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इफ द इफेक्टिव स्ट्रेस इज जीरो तो आपकी जो सैंडी सॉइल होती है उसकी कंप्लीटली जो है शेयर स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है, और जब शेयर स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है तो अब आपकी सॉइल आसानी से लोड को झेल नहीं पाएगी या रोक नहीं पाएगी। इसका मतलब वो सॉइल के अंदर कैसा फील होगा, उस सॉइल के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि जो सैंड है वो आपकी बाहर निकल के आ रही है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। सो अंडर द अपवर्ड फ्लो सिचुएशन व्हेन बोथ दी
this submerged unit weight will equal to the seepage pressure force. In that condition effective stress has become zero. उस कंडीशन में जो सैंडी सॉइल है, कोहेजनलेस सॉइल है, वो अपनी कंप्लीटली शियर स्ट्रेंथ को लॉस कर देती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैंड बॉइलिंग कंडीशन या क्विक सैंड कंडीशन। अब इस सैंड के अंदर में क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो शियर स्ट्रेंथ एस की वैल्यू होती है सी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस tan phi, वेयर आगे चल के मैं बताऊंगा अभी ये शियर स्ट्रेंथ इक्वेशन कैसे निकल के आई। फॉर कोहेजनलेस सॉइल इसमें आपकी क्या होती है, सी की वैल्यू 0, इसका मतलब स्ट्रेंथ विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा tan phi इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाए तो आपका शियर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए क्विकसैंड कंडीशन कोहेजनलेस सॉइल में निकल के आती है। वहीं पे कोहेजिव सॉइल या क्ले सॉइल के अंदर भले ही यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाए, लेकिन तब भी आपकी शियर स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, उसके इनहेरेंट कोहेजन के कारण होगी। इसलिए क्ले सॉइल के अंदर कभी भी क्विकसैंड कंडीशन डेवलप नहीं होती है। तो क्विकसैंड कंडीशन होती है आपकी अपवर्ड फ्लो सिचुएशन में इन कोहेजनलेस सॉइल, नॉट इन दी कोहेजिव सॉइल। ये आपका बॉटम लाइन कंक्लूजन इस पूरी कहानी का। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्विकसैंड कंडीशन कब होगी, तो क्विकसैंड कंडीशन तब होगी जब आपका सबमर्ज यूनिट वेट, जब ये सबमर्ज यूनिट वेट, दिस इज द सबमर्ज यूनिट वेट विल बिकम्स इक्वल टू दी सीपेज प्रेशर के बराबर। अगर गामा सबमर्ज इनटू जेड इक्वल टू दिस आई गामा डब्ल्यू जेड, मान लो ये 8 यूनिट है, ये भी 8 यूनिट हो जाए, दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे देगा, इफेक्टिव स्ट्रेस 0। उस केस में आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगी और वही कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड दी क्विकसैंड कंडीशन। तो क्विकसैंड कोई सैंड नहीं है, बट इट इज द कंडीशन अंडर द अपवर्ड फ्लो सिचुएशन। अकर होगी किसके अंदर, ओनली इन द कोहेजनलेस सॉइल के अंदर, नॉट इन केस ऑफ द कोहेजिव सॉइल के अंदर। क्लियर है। और ये उसकी वैल्यू है, आपको इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है फॉर दोनों फ्लो सिचुएशन के लिए। राइट, जेड क्या है आपका, जो भी आपका डेप्थ है, गामा सबमर्ज आपका सबमर्ज यूनिट वेट है, और आई आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। राइट, सो दिस इज अबाउट द क्विकसैंड कंडीशन। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, यहीं से एक और चीज आप प्रूव भी कर सकते हो। अगर आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस लेट अस सपोज से 0 हो गई, अब देखो जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कल मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, सो इफ इफेक्टिव स्ट्रेस 0 देन आप बोल सकते हो गामा समर जेड विल बी इक्वल टू आई गामा डब्ल्यू इंटू जेड। ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर हो जाएगा, गामा सबमर्ज अपॉन में गामा डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि गामा सबमर्ज की वैल्यू जी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू। इस दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या आया, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट गामा सबमर्ज अपॉन में गामा डब्ल्यू और जी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई। कल मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था ये फॉर्मेट, ये यहाँ से आज मैंने प्रूव कर दिया कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे निकल के आता। अगर जी की वैल्यू आप 2.65 रखो और ई की वैल्यू 0.65 रखो फॉर सैंड के लिए, देन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट क्विकसैंड कंडीशन विल बिकम्स इक्वल टू व्हाट, इट इज बिकम्स इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्विकसैंड कंडीशन में क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर निकल के आता है। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेसर के ऊपर क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बतानी है। जरा पढ़े इस क्वेश्चन को। क्या दिया है कि ए ट्रेसर टेक्स द 100 days टू ट्रेवल फ्रॉम ए वेल 1 टू द वेल 2 व्हिच आर जनरली द 100 मीटर अपार्ट। द एलिवेशन ऑफ द वाटर सरफेस इन द वेल नंबर 2 इज 3 मीटर बिलो द वेल नंबर 1, assuming the porosity equal to 15%, the coefficient of the permeability. So this question is from the coefficient of permeability. मैं पहले इसको डायग्रामेटिकली बता दे रहा हूँ कि क्या है ये। तो एक मान लो एक वेल आपके पास ये है, लेट अस सपोज से एक 100 मीटर डिस्टेंस पे आपके पास दूसरा वेल है, मतलब एक कुआं है। ये सॉइल के अंदर आपने जनरली वेल जो टेस्ट लगाते हो ना, पंपिंग वेल टेस्ट, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। दोनों वेल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है इन्होंने, सेंटर टू सेंटर अगर हम बात करें तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें दे रखी है यहाँ पे। दिस इज लेट अस सपोज से this is the center of the first well and this is the center of the second well, right? So हमें given है यहाँ पे कि the center to center distance between the two well is 100 मीटर। ये पूरी की पूरी सॉइल है, मैंने आपको जस्ट डायग्राम को सिंप्लीफाई करके बनाया है। तो ये आपका लेट अस सपोज से वेल नंबर 1, वेल पंपिंग टेस्ट जब लगाते हैं तो हम वेल को एक्सकेवेट करते हैं और ये पूरी की पूरी आपकी क्या बनी हुई है, इसके अंदर सॉइल रखी हुई है, ये पूरा का पूरा सॉइल मीडियम है। अब ये बोल रहा है कि ये जो सॉइल है इसकी जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी उसने दे रखी है आपको 15%।
इसके बाद एक और चीज वो बोल रहा है कि जो वाटर लेवल है, दिस वाटर लेवल, if we talk about the water level, so let us suppose say in the well number 1, let us suppose say this is the water level, wait a second, तो वेल नंबर 1 पे जो आपने पानी देखा, तो मान लो ये वेल नंबर 1 का वाटर लेवल है, दिस इज द वाटर in the first well, and let us suppose say this is the water in the second well. और वो ये बोल रहा है कि दोनों वेल्स के बीच में, दोनों वेल्स के बीच में जो लेवल डिफरेंस है वाटर का, दिस वाटर डिफरेंस लेवल, दिस विल बी इक्वल टू 3 मीटर। यही है मैंने। अब पढ़ो क्वेश्चन को। ए ट्रेसर, अभी ट्रेसर क्या है भी बता रहा हूं। The elevation of water surface in the well number 2 with respect to well number 1 is 3 meter and porosity of 15%. Well number 1 and well number 2 are situated at 100 meter apart. Now अब आपने क्या किया कि इस well number 1 पे एक आपने ट्रेसर को छोड़ा। ये मान लो ये आपका एक ट्रेसर है, मान लो डाई है। इसके लिए जो टाइम लग रहा है वेल नंबर 2 तक पहुंचने के लिए, वो टाइम आपको दिया है कितना, 100 डेज। So a tracer takes 100 days to travel from well number 1 से well number 2 which are 100 meter apart. Elevation in well number 1 with respect to well number 2 is 3 meter. Porosity of this medium is 15%. आपसे पूछा गया है इस सॉइल की जो पोरोसिटी है, जो आपकी परमेबिलिटी है सॉइल की, वो कितनी है। तो आपको परमेबिलिटी ऑफ दी सॉइल के की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें? बेसिक फंडा है आपका, यू नो दैट बाय डार्सी लॉ। डार्सी लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू के आई, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू के आई इंटू ए। दोनों ऑप्शन है आपके पास, बट मैं यूज करूंगा पहला वाला फॉर्मेट जो डार्सी लॉ का फर्स्ट केस था, या जो मतलब जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट था। अब यहां पे जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी रखते हो आप, दैट इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। और आप जानते हो सीपेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन में, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल V डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन में पोरोसिटी n। नाउ क्या आपको सीपेज वेलोसिटी पता है? क्या आपको सीपेज वेलोसिटी पता है? डेफिनेटली आपको सीपेज वेलोसिटी पता है। कैसे? आप निकाल सकते हो बाय डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको टाइम पता है, ये ट्रेसर एक जगह से दूसरी जगह तक कितने दिन में पहुंच रहा है, 100 दिन में। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर। किस मीडियम से, पोर मीडियम से ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब आपको सीपेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो सीपेज वेलोसिटी आपके पास कैसे निकल के आएगी, सीपेज वेलोसिटी Vs विल बी इक्वल टू 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको 100 डेज में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर डे। तो 1 मीटर पर डे हमारे पास कौन सी वेलोसिटी आई, सीपेज वेलोसिटी। नाउ मुझे चाहिए है डिस्चार्ज वेलोसिटी, सो डिस्चार्ज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सीपेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद पोरोसिटी। पोरोसिटी वैल्यू इज 0.15 एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वो कितनी है, सो 0.15 इंटू सीपेज वेलोसिटी आई 1 मीटर पर डे। इसका मतलब मेरे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी आ गई 0.15 मीटर पर डे। दिस इज माय डिस्चार्ज वेलोसिटी। नेक्स्ट मुझे चाहिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो। दोनों वेल्स के बीच में कितना हेड डिफरेंस है, दो उल्टे ट्रायंगल देख लो यहाँ पे पानी के, यहाँ का उल्टा ट्रायंगल ये है, यहाँ का उल्टा ट्रायंगल ये है, दोनों उल्टे ट्रायंगल के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 3 मीटर। यही आपका क्या है, हेड लॉस है। सो हेड लॉस हमारे पास 3 मीटर है, और जो लेंथ ऑफ फ्लो है जिसमें से वो फ्लो कर रहा है कितने मीटर लेंथ पे, 100 मीटर लेंथ से ये फ्लो कर रहा है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मेरे पास कितना आ गया, दिस इज द 3 into 10 raised to the power of -2। दिस इज माय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दिस इज माय डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो क्या मैं डार्सी का यूज करके V इज इक्वल टू के आई लगा के क्या मुझे K की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी है 0.15 मीटर पर डे, K मुझे चाहिए I की वैल्यू 3 अपॉन में मैं रख देता हूँ 100। इसका मतलब 0.15 इंटू 100 डिवाइड में 3, the value of K will be comes out to be 5 meter
per day, that is my value of permeability, or this is the coefficient of permeability. So coefficient of permeability we have to express in meter per day, that will comes out to be 5 meters per day. क्लियर है? ये ट्रेसर के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये, तो ध्यान रखना इसमें बेसिक कंसेप्ट कौन सा यूज किया जाता है, बेसिक कंसेप्ट डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आपको सीपेज वेलोसिटी, फिर आपको डार्सी लॉ से क्या याद रखना है, सीपेज और डिस्चार्ज वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है, वहां से यूज करके आपको चाहे के निकालना तो के निकाल लो, आई चाहिए तो आई निकाल लो, या आपको डिस्चार्ज एरिया दिया होगा तो आपसे डिस्चार्ज की कैलकुलेशन पूछ लेगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो इट इज अ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है जनरली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ए वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्टेडी रेट थ्रू ए होमोजेनस एंड सैचुरेटेड। हाँ, अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगेन इट इज बेस्ड अपॉन, कल मैंने आपसे लैप्लास इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था, राइट? मैंने आपको लैप्लास इक्वेशन बताई थी, लैप्लास इक्वेशन का इंपॉर्टेंस बताया था कि उसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लो रेट। अब उसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, क्या है? वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्टेडी रेट थ्रू ए होमोजेनस एंड सैचुरेटेड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ 10 मीटर लेंथ। The strip is being subjected to a constant water head of 5 meter at the beginning and 1 meter at the end. If the governing equation of the flow in the soil is d2h by dx square equal to 0, where x is the distance along the strip, and then we have to find the value of the head at the middle of the strip. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। तो डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम मिलते नहीं है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि लेट अस सपोज से दिस इज अ 10 मीटर स्ट्रिप, एक सॉइल है जिसकी स्ट्रिप लेंथ गिवन है आपको, और उसके अंदर यहाँ पे मुझे हेड शो करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 पीजोमीटर इंसर्ट करके दिए हैं आपको, राइट? सो दीज आर दी 2 पीजोमीटर्स। नाउ इसके अंदर आपको एक और चीज, एक और जानकारी दे रखी है। क्या दे रखी है? कि जो स्ट्रिप लेंथ है सॉइल की वो हमारे पास है 10 मीटर। तो दिस इज द सॉइल स्ट्रिप, सॉइल है ये पूरी की पूरी, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 मीटर है, और यहां पे जो वाटर का हेड है एट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिप वो आपको दिया है 5 मीटर, और एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप द वाटर हेड और द वाटर लेवल विल बी ऑफ 1 मीटर। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिप पीजोमीटर में जो पानी राइज हुआ है या हेड ऑफ वाटर है वो 5 मीटर है, एट द एंड ऑफ स्ट्रिप इट इज द 1 मीटर। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्टेडी रेट थ्रू ए होमोजेनस एंड सैचुरेटेड soil strip of the length 10 meter. The strip is subjected to the constant water head of 5 meter at the starting point. At the end point इसके पास यहाँ जब फ्लो का लॉस कर जाएगा अपनी एनर्जी को, और बचेगा इसके पास टोटल एनर्जी ऑफ 1 मीटर हेड की। गवर्निंग इक्वेशन आपको दे रखी है, दिस इज इक्वल टू d2h बाय d2h अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 0। आपसे ये पूछा है कि आप मुझे हेड की वैल्यू बता दो एट द मिडल ऑफ द स्ट्रिप। इस मिडल ऑफ स्ट्रिप पे आपको हेड की वैल्यू बतानी है कि कितना हेड अवेलेबल है एट द मिडल ऑफ द स्ट्रिप पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हेड एट द 5 मीटर, और यू कैन से एट द मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। कैसे निकालें इसको? मेन पॉइंट ये है कि इसको निकालेंगे कैसे। अब यहां पे आपका मैथमेटिक्स काम आएगा, क्योंकि उसने एक छोटी सी इक्वेशन दे रखी है। वो छोटी सी इक्वेशन आई थिंक आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, वो ये है, क्योंकि इसके अलावा आपको और क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको हेड निकालना है, यू हैव टू सॉल्व द लैप्लास इक्वेशन। दैट मीन्स कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सॉल्व करते आना चाहिए। ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, एंड दैट्स व्हाई मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। कुछ यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस अगर अपन देखें, बाउंड्री कंडीशन अपन पहले लिख लें, तो बाउंड्री कंडीशन आप कैसे लिख सकते हो? देखो जरा, अगर मैं जो है अपनी कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज से कैलकुलेशन में अपनी यहां से मान रहा हूं दिस इज माई x इक्वल टू 0, तो क्या मैं बोल सकता हूं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 क्या मुझे आप हेड की वैल्यू बता सकते हो कितनी है? दिस इज 5 मीटर। पहली बाउंड्री कंडीशन। कभी भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जाती है उसकी बाउंड्री कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डबल कांस्टेंट आएंगे
उन कांस्टेंट को आपको हटाना पड़ेगा, राइट। सो एट x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एट द स्टार्टिंग पॉइंट से, जब x की वैल्यू 0 है, हेड आपके पास 5 है। जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो आपके पास हेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है 1 मीटर। सो दिस टू बाउंड्री कंडीशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, एंड देन फाइंड करेंगे हम कहाँ पे, x इक्वल टू 5 में h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले हमें गिवन है दिस d2h बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे हम, दैट इज दिस इज इक्वल टू d2h बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ किसी कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेट करो तो dh अपॉन में dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू c1, राइट, दैट इज इक्वल टू c1। क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू c1। नाउ दिस c1 की वैल्यू क्या मैं अभी निकाल सकता हूँ, क्या c1 की वैल्यू निकल के आ पा रही है, नहीं गिवन है अभी। एक बार और इसको हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने पे मुझे क्या मिलेगा कि h की वैल्यू विल बी इक्वल टू h इक्वल टू यू कैन राइट c1x प्लस c2, c1x प्लस c2। नाउ दिस इज माय गवर्निंग इक्वेशन। ये अभी मेरे पास आई अपनी जो है वो गवर्निंग इक्वेशन मिल गई है मुझे। अब मैं इस गवर्निंग इक्वेशन में क्या करूंगा, मैं अपनी बाउंड्री कंडीशंस को इंपार्ट करूंगा। सो पहली बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 पे मेरे को h की वैल्यू कितनी दे रखी है, मेरे को h की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, इसका मतलब c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो c2 की वैल्यू मेरे को पहला कांस्टेंट मिल गया, c2 वैल्यू विल बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं h इक्वल टू c1x प्लस c2 की वैल्यू आई 5। नाउ नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू 10 पे आपकी h की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इक्वल टू x की वैल्यू 10, दैट इज c1 10 प्लस 5। इसका मतलब 5, इसका मतलब 1 माइनस 5 आएगा ना यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा C1 कांस्टेंट निकल के आएगा 1 माइनस 5 डिवाइड में 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ C1, और C1 कांस्टेंट की वैल्यू आएगी माइनस 0.4, दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस 0.4, माइनस 4 बाय 10 यू कैन राइट इट इज एज माइनस 0.4। नाउ अब आपको H इक्वेशन मिल गई, तो H की इक्वेशन या हेड इक्वेशन क्या निकल के आई यहां से, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे H इक्वेशन मिली, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.4 x plus 5, right? This is the governing equation. This is the governing equation after solving the above equation. अब आपको x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, आपको किसकी वैल्यू मिलती जाएगी, हेड की वैल्यू मिलती जाएगी। तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशन, ये मेरी गवर्निंग इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशन ये सॉल्व किया, मुझे एक जनरल इक्वेशन मिली इन टर्म्स ऑफ x। अब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखो, आपको हर जगह पे क्या मिलते जाएगा, हेड की वैल्यू मिलती जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे हेड की वैल्यू कितनी आ रही है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x वैल्यू इक्वल टू हाउ मच, x की वैल्यू मुझे रखनी है यहाँ पे 5 मीटर, तो इफ आई राइट x इक्वल टू 5 मीटर तो मेरी हेड की वैल्यू कितनी आएगी, हेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस वी हैव दी 5, तो 5 चौके 20 मतलब माइनस 2, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 प्लस 5, h वैल्यू एट दिस एंड विल बी कम्स आउट टू बी 3, so 3 meter will be the head at the middle of the strip। तो मिडिल स्ट्रिप पे आपके पास हेड कितना निकल के आ रहा है, मिडिल स्ट्रिप पे हमारे पास हेड निकल के आया 3 मीटर का। अगर आपको 6 मीटर पे चाहिए आप 6 रख दो, आपको 8 मीटर पे चाहिए आप 8 रख दो, आपको वैल्यू जो है वो मिलते जाएगी। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड अपॉन द लैप्लास इक्वेशन। क्लियर ये वाला क्वेश्चन सभी को, राइट? नाउ आगे बढ़े थोड़ा और। यस, नाउ देयर इज सम बेसिक अनाउंसमेंट। तो बेसिक अनाउंसमेंट क्या है कि जो बच्चे अपनी एसएससी जेई की मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास बैच। इस अभ्यास बैच की स्टार्टिंग हो चुकी है फ्रॉम 5 दिसंबर। तो जिन बच्चों को मेंस की अगर प्रैक्टिस करनी है और मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो वो अभी ज्वाइन कीजिए अभ्यास बैच को, ज़्यादा डिले नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो आपको मेंस में इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यास बैच जो है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। जो बच्चे ऑफलाइन चाहें तो ऑफलाइन कर सकते हैं, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसकी जो कोर्स की कंप्लीशन है वो आपको विद इन 2 महीने में कंप्लीट करा दिया जाएगा। दैट मींस आपके बिफोर मेंस एग्जामिनेशन के पहले इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें आपके पास मिल जाती है फ्री टेस्ट सीरीज जिसके अंदर होते हैं 10 मॉक टेस्ट। इसकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की फीस जो है वो आपके बोर्ड स्क्रीन पे दे रखी है। नाउ फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स ये हैं कि इसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपका जो मेन फोकस रहता है इसमें आपकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव कराने का रहता है। तो अभी ज्वाइन कीजिए, ज्यादा डिले मत कीजिए इसमें। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द जो बच्चे टेस्ट सीरीज चाहते हैं मेंस की, तो वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द 25 ऑफ दिसंबर से, एंड दिस इज द फीस फॉर द टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज का फीचर ये है, खास फीचर ये है कि इसमें जो लेटेस्ट पैटर्न आया है एसएससी जेईई की जो कॉपी का, उसी कॉपी के ऊपर आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं और विद इन उसी ड्यूरेशन फॉर द 2 आवर्स के लिए। नाउ पैटर्न विल बी द सेम। नेक्स्ट पॉइंट कि इसके अंदर आपको उसी दिन डिटेल सॉल्यूशन मिल जाते हैं। टेस्ट के अंदर 5 मिक्स्ड टॉपिक वाइज जो है आपके टेस्ट हैं और 10 आपके 5 यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज दोनों माध्यम में अवेलेबल है, आपकी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इंटरप्ट एयर जो है वो डिक्रीज करती है परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल को। तो ये क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दी परमेबिलिटी सेगमेंट से है। बोल ये रहा है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर है आपके सॉइल के पोर्स के अंदर, तो लेट अस सपोज से इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम में दे रहा हूँ। लेट अस सपोज से दिस इज द सॉइल मास, फॉर एग्जांपल दैट इज द सॉइल, सी दिस इज द सॉइल, एंड लेट अस सपोज से ये जो है इसमें ऑर्गेनिक मैटर है। चूंकि आप जानते हो कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका नेचर क्या होता है, वो हल्का सा स्टिकी नेचर का होता है, राइट। तो मान लेते हैं कि दिस इज दी ऑर्गेनिक मैटर। ये सॉइल पार्टिकल के ऊपर इस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर ने जो है अपनी लेयर को फॉर्म कर दिया है, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर ने एक लेयर की फॉर्मेशन कर ली है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता तो क्या वाटर जो है वो पूरे पोर एरिया को यूज करता? बट चूंकि ऑर्गेनिक मैटर आ गया है तो अब इस वाटर को फ्लो होने के लिए कम एरिया मिल रहा है, या इसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया है। और जब एरिया रिड्यूस हो गया है तो आप बोल सकते हो कि ये जो वाटर है वो आसानी से पास नहीं कर पाएगा इन पोर्स के थ्रू। और जब वाटर आसानी से पास नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी है या जो फ्लो होने की टेंडेंसी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो कभी भी अगर ऑर्गेनिक मैटर है आपके सॉइल के अंदर जिसका नेचर होता है स्टिकी नेचर, अगर वो सॉइल के पार्टिकल के ऊपर चिपक जाएगा तो आपका जो फ्लो रहेगा उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, या यूं समझ लें कि एरिया कम हो जाएगा फॉर उसी अमाउंट ऑफ फ्लो को पास करने के लिए, और उस केस में उसकी परमेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि इन दैट केस कि आपका परमेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट केस कि अगर मान लो यहाँ पे एयर इंट्रैप्ड वॉइड्स आ जाए, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर की जगह अब आपकी हवा आ जाए उसके अंदर, अगर एयर इंट्रैप्ड हो जाएगी तो अगेन पानी के लिए या किसी भी फ्लूइड के लिए मूव करने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो in that case also permeability will be reduced. So second statement is also the correct statement. So correct option आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे कि entrapped air के कारण भी permeability डिक्रीज है, ऑर्गेनिक मैटर के कारण भी permeability डिक्रीज है। इसका मतलब आपके दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब चूंकि देखो मैंने आपको बताया कि जो permeability है सेकंड वाले स्टेटमेंट से, अगर आप ध्यान से सुने हैं इसको, तो के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है आपके एयर कंटेंट के। मतलब जितना ज्यादा आपका एयर कंटेंट उतनी आपकी कम परमेबिलिटी। और आप जानते हो एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ सैचुरेशन के? बिल्कुल सही है कि एयर कंटेंट जितना कम होगा उतना आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि अगर आपका एस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी परमेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज एट दैट टाइम एयर कंटेंट विल डिक्रीज। वैसे समझ लो इसका इंक्रीमेंट हो रहा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डिक्रीज करा रहा, के को डिक्रीज करा रहा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, और परमेबिलिटी भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो
एयर कंटेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक बात है। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कि आप जो है हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ कहां से देखें, न्यू अपकमिंग जो लेक्चर है इसी के ऊपर वो कहां से आप जान पाएंगे। तो इसके लिए आपको सर्च करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैंने सामने भी आपको बोर्ड पे दे रखी है, साथ ही साथ इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी है। आप जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा एईसी वाईटी डिस्कशन, उसी पे आपको जो है इस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर और जो अपकमिंग लेक्चर है उसकी आपको जो है वो पीडीएफ मिलते जाएगी। सो लास्ट पॉइंट कि दिस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑन आईक्यू सीरीज सीपेज एनालिसिस ऑफ द सॉइल के ऊपर। अब मैं आप लोगों से एक फेवर चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक सर्कुलेट करें, ताकि उनके लिए भी फायदा मिले इन सभी क्वेश्चन से। और जितना आप लाइक शेयर करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलता है, हम उतना ही आपके पास जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं। सो मिलते हैं हम अपने जो अगला अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें। आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सो आई विल टेक ए लीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स यू।